दोस्तों, कभी सोचा है दुनिया का असली ओरिजिन क्या था? वॉज इट अ साइलेंट एक्सप्लोजन इन द वॉइड, या एक कॉस्मिक एग जो अंधेरों में छुपा हुआ था, फिर एक दिन फूट गया और सब कुछ शुरू हो गया? हो सकता है एक डिवाइन बीइंग ने एक राग गाया हो और धरती, आकाश, समुंदर और हम सब उस गीत से जन्मे हो। हर कल्चर ने अपने इमेजिनेशन, बिलीव्स और विजडम से एक कहानी बनाई है, एक क्रिएशन मिथ। ये सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये ह्यूमैनिटी के सबसे पहले सवालों का जवाब है। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? और ये सब कुछ क्यों है? आज की जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे कई सारे इंटरनेशनल कल्चर्स और मिथोलॉजी के क्रिएशन स्टोरीज। ये कहानियां ले चलेगी हमें उन जमानों में जब सब कुछ अंधेरा था, ना वक्त था, ना रोशनी, सिर्फ एक शून्य जिसमें से पैदा हुई रोशनी, प्रकृति और जिंदगी। थीम्स जैसे केओस वर्सेस ऑर्डर, डिवाइन बर्ड्स, प्राइमल फोर्सेस और स्पिरिचुअल यूनिटी बार बार उभर के आते हैं। कुछ में जल ही सबसे पहले था, एक में अक्षर, एक में सपना और कुछ में एक सैक्रिफाइस जिसे पूरा संसार रचा। तो तैयार हो जाओ एक टाइमलेस यात्रा के लिए, जहां इमेजिनेशन और बिलीफ मिलके बनाते हैं एक ऐसी दुनिया जिसमें हर कल्चर के पास अपनी ओरिजिन स्टोरी है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक स्पिरिचुअल सफारी है जहां हर कहानी एक दरवाजा है समझ की नई पहलू की तरफ। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मिथोलॉजी शब्द का ओरिजिन और इंटरप्रिटेशन से बहुत लोगों को यह मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मिथोलॉजी शब्द का अर्थ है जो चीज सच नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए आती है क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि मिथोलॉजी का ओरिजिन मिथ्या शब्द से है, जिसका अर्थ है असत्य या झूठ। हाउएवर, मिथोलॉजी शब्द का ओरिजिन था वर्ड मिथोस, जिसका अर्थ है पौराणिक कथाएं। हम सिर्फ उन कथाओं पर फोकस कर रहे हैं, ना कि उसकी सच्चाई की खोज। शुरू करते हैं इंडियन मिथोलॉजी से। सबसे पहले कुछ भी नहीं था। ना आकाश था, ना धरती, ना रोशनी, ना अंधेरा, ना मृत्यु थी, ना अमृत। बस एक अखंड शून्य था, और उस शून्य में छुपा था एक बीज जिसमें पूरी सृष्टि छुपी हुई थी। हिरण्यगर्भा, द गोल्डन वूम्ब, एक कॉस्मिक एग जो सब कुछ था लेकिन जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हिंदू कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये हिरण्यगर्भा एक दिन स्वयं से फूट गया, और जैसे ही उस अंधेरों से वो प्रकाश निकला, उस प्रकाश में से ब्रह्मा का जन्म हुआ, द क्रिएटर, जिसके 4 मुख चारों दिशाओं का ज्ञान लेकर आए। ब्रह्मा ने ही शब्द, ध्वनि और विद्या से संसार का आदि लिखा। उन्होंने मनस से मानस पुत्र पैदा किए, मरीचि, आत्री, पुलस्त्या और कश्यपा, जिनसे देवता और मानव जैसे सभी जीवों का उत्पत्ति हुआ। लेकिन क्रिएशन यहां रुकती नहीं है। हिंदू धर्म के डीपर फिलॉसफी में सृष्टि एक लीनियर कहानी नहीं, ये एक चक्र है, एक साइकिल जिसमें जन्म, जीवन और विनाश बार बार घूमते हैं। और इस चक्र को चलाते हैं 3 कॉस्मिक फोर्सेस, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, रचना के देवता, विष्णु, जो संसार का पालन करते हैं, हर युग में अवतार लेकर धर्म को संरक्षित करते हैं, और शिवा, विनाश के देवता, जिनका विनाश नई रचना का दरवाजा होता है। और यहां आती है सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमय लीला, शिवा का तांडव। एक नाच ना सुख का है ना दुख का, ये एक डिवाइन परफॉर्मेंस है जो सृष्टि और प्रलय दोनों को ही एक सुर में बांध देता है। पिक्चर दिस, शिवा स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द कॉस्मोस, आग से घिरे हुए, एक पैर से अपस्मारा या इग्नोरेंस को दबाते हुए, बाकी अंगों से एक ऐसी लया, एक ऐसी ताल जिसमें हर पल से युग टूट रहा है और नया युग पैदा हो रहा है। गैलेक्सीज घूम रहे हैं जैसे उनकी ऑर्बिट शिवा के डमरू की गूंज के अनुसार हो। पृथ्वी का जादू, अग्नि का तेज, वायु का स्पंदन, जल का संचार, सब शिव के तांडव में समाये हुए हैं। ये तांडव नाच केवल डिस्ट्रक्शन नहीं, ये एक सेक्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है। शिवा नाश करते हैं ताकि नए रूप में पुनर्जन्म हो, एक यूनिवर्स एंडिंग मोमेंट जो एक नई यूनिवर्स बिगिनिंग वाइब्रेशन बन जाता है। और इसलिए हिंदू कॉस्मोलॉजी में क्रिएशन कभी कंप्लीट नहीं होती, वो एक इटर्नल प्रोग्रेस है, एक डायनामिक इंटरप्ले ऑफ बर्थ, लाइफ, डिसोल्यूशन और रीबर्थ।
कुछ पुराणिक टेस्ट कहते हैं कि हर ब्रह्मा के 100 डिवाइन ईयर्स के बाद एक महाप्रलय होता है जिसमें सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है और एक नया कॉस्मिक एग, एक नया हिरण्यगर्भ फिर से जन्म लेता है। इस तरह हिंदू मिथोलॉजी क्रिएशन को एक टाइमलेस रिदम के रूप में देखी जाती है जिसमें हर विनाश एक रचना है और हर रचना एक अंत की तरफ ले जाती है। ये एक इटर्नल स्पाइरल है, नॉट जस्ट अ बिगिनिंग एंड एन एंड, बट अ डांस, अ डिवाइन पल्स दैट होल्ड्स द कॉस्मोस टुगेदर। जहां हिंदू मिथोलॉजी में सृष्टि एक डिवाइन डांस से होती है और नॉर्स मिथोलॉजी में क्रिएशन एक ब्रूटल सैक्रिफाइस का परिणाम है। ग्रीक मिथोलॉजी हमें ले जाती है एक और डायमेंशन में। यहां कहानी शुरू होती है केओस से, एक वॉइड, एक अंधेरा जहां ना रोशनी थी, ना समय, ना दिशा, ना धरती, बस एक अनडिफाइंड एम्प्टीनेस जिसे ना समझ सकते थे ना देख। लेकिन इसी केओस से बिना किसी ट्रिगर के, बिना किसी साउंड के जन्म लिया पहले देवताओं ने। फ्रॉम केओस द फर्स्ट गॉड्स इमर्ज्ड। ये देवता डिवाइन बीइंग्स नहीं थे हम जैसे हम सोच रहे हैं। ये फोर्सेस थे तत्वों के अवतार। पहले आई गाइया, द अर्थ, सॉलिड और फर्टाइल। उसके बाद टार्टरस, द डीप एबिस बीनीथ द अर्थ, एक जगह जहां अंधेरा सबसे गहरा होता है। फिर उभरा इरोस, डिजायर, वो शक्ति जो जीवन को आगे बढ़ाती है। और फिर आई निक्स, द नाइट, और एरिबस, द डार्कनेस बिटवीन रेल्म्स। ये सभी बीइंग्स केओस से निकले, लेकिन वो खुद एक नई ऑर्डर की बुनियाद बन गए। गाया ने खुद ही यूस्काई को जन्म दिया और दोनों के मिलन से हुई सृष्टि का आगे का विकास। गाया और यूरेनस ने मिलकर टाइटन्स को जन्म दिया, एक पावरफुल और एम्बिशियस जनरेशन। लेकिन जैसे हर कहानी में होता है, यहां भी सुरक्षा से पहले आया डर। यूरेनस ने अपने ही बच्चों से डर के उन्हें धरती के अंदर दबा दिया। गाया जो मां थी, अपने बच्चों के लिए पीड़ा से भर गई। उसने सबसे चतुर पुत्र क्रोनस को उकसाया और क्रोनस ने अपने पिता यूरेनस को एक चक्र के जरिए काट कर डिथ्रोन कर दिया। यह था पहला रेबेलियन, एक डिवाइन बिट्रेयल जहां बेटा पिता को गद्दी से उतारता है। लेकिन पावर का साइकिल कभी रुकता नहीं है। क्रोनस अब टाइटन्स का राजा बन गया, लेकिन उसके भी सर पर एक प्रोफेसी थी, उसका अपना ही बेटा उससे गद्दी छीन लेगा। इस डर से क्रोनस ने अपने जन्म हुए बच्चों को निगल गया, एक एक करके। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी रिया ने एक पत्थर को कपड़े में लपेटकर उसके हाथ में दे दिया और अपने असली बेटा जियस को छुपा दिया। जियस एक गुप्त जगह पर पाला गया जहां वो बड़ा, बलवान और तेज बना। जब समय आया, उसने अपने पिता क्रोनस के खिलाफ युद्ध किया। अपने निगले गए भाई बहनों पोसाइडन, हेडीज, हेरा, डिमीटर और हेस्टिया को छुड़ाया। फिर छेड़ी गई एक महायुद्ध, टाइटनोमाकी, जहां नई जनरेशन के ओलंपियंस ने टाइटन्स से सत्ता छीन ली। जियस की जीत के साथ शुरू हुआ माउंट ओलंपस का युग। यहां से देवताओं ने संसार में व्यवस्था लाई, सीजन्स बनाए, लॉज बनाए और ह्यूमंस का सर्जन किया। लेकिन ग्रीक मिथोलॉजी कहती है कि यह ऑर्डर इजीली नहीं आया। हर नई व्यवस्था के पीछे एक जंग है, एक संघर्ष है, एक रिबेलियन है। केओस को पीछे छोड़ने के लिए पहले उसका सामना करना पड़ता है। यह कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं है, ये एक जनरेशनल स्ट्रगल है, एक थीम जहां हर युग में नई सोच पुरानी सोच को चैलेंज करती है। क्रोनस ने यूरेनस को गिराया, जियस ने क्रोनस को, और हर बार जब पावर चेंज हुई, क्रिएशन एक नए रूप में उभर के आई। ग्रीक मिथोलॉजी हमें यह सिखाती है कि ऑर्डर एक गिफ्ट नहीं होता, ये जीता जाता है, स्ट्रगल के बाद, सैक्रिफाइस के बाद और कभी कभी धोखे के बाद। अब जब हम अपनी दुनिया में केओस महसूस करते हैं, शायद हमें याद रखना चाहिए, ग्रीक मिथ बताता है कि केओस के बिना क्रिएशन अधूरा है। हर नई व्यवस्था के पीछे होता है एक प्राचीन संघर्ष, हर पीस के पीछे होता है एक लड़ाई, और हर देवता, चाहे वो ओलंपस पे बैठा हो या अंडरवर्ल्ड में, एक ही साइकिल दोहराता है। पावर राइजेस, पावर फॉल्स, एंड फ्रॉम दैट अ न्यू वर्ल्ड बिगिंस।
जहां हिंदू और ग्रीक मिथोलॉजी क्रिएशन को एक डिवाइन रिदम, एक कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में बताती है, नॉर्स मिथोलॉजी हमें ले जाती है एक और भी प्राइमल और रॉ रियलिटी की तरफ। यहां क्रिएशन एक संघर्ष है, एक कठोर टकराव जिसमें से जन्म होता है संसार का। सब कुछ शुरू होता है एक वास्ट और टेरिफाइंग वॉइड से, गिनुनगबाप। ये एक ऐसी अबिस थी जिसमें कोई रोशनी नहीं थी, कोई समय नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, बस खाली गुनगुनाता हुआ शून्य जिसमें सब कुछ संभवित था लेकिन कुछ भी था नहीं। इस गिनुनगबाप के एक किनारे था म्यूस्पेलहाइम, आग से भरा हुआ एक जगह जहां सब कुछ जल रहा था, एनर्जी, हीट और डिस्ट्रक्शन का स्वरूप। दूसरी तरफ था निफलहाइम, एक ठंडी अंधेरी जगह जहां से फॉग, मिस्ट और बर्फ निकलती थी। जब ये दोनों एक्सट्रीम एलिमेंट्स, म्यूस्पेलहाइम की आग और निफलहाइम की बर्फ, गिनुनगबाप के मध्य में टकराए तो उनका फ्यूजन से कुछ असामान्य हुआ। उस मोल्टन मेल्टिंग पॉइंट से जन्म हुआ एक जायंट, ymir। ymir कोई देवता नहीं था, वो एक प्राइमोर्डियल बीइंग था जिसके अंदर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का बीज था। उसके शरीर से लाइफ के और भी रूप निकलने लगे, फ्रॉस्ट जायंट्स और दूसरी शक्तियां। लेकिन ये केओटिक एग्जिस्टेंस टिक नहीं सकती थी बिना सैक्रिफाइस के। तब आए ओडिन और उसके दो भाई विली और वे, जिन्हें डिवाइन ऑर्डर एस्टैब्लिश करना था। उन्होंने मिलकर ymir को मार दिया और उसके शरीर से एक नया संसार बनाया। ymir के शरीर का हर हिस्सा एक एलिमेंट बन गया। उसका मांस धरती बन गया, उसका खून सारे समुंदर, उसकी हड्डियां पर्वतों के रूप में उभरी, उसका खोपड़ी आसमान बन गया जो चारों तरफ घूमता था, और उसका मस्तिष्क क्लाउड्स में बदल गया जो अब भी आसमान में भटक रहे हैं। ymir की आईब्रो से उन्होंने प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनाई और उसके अंदर बनाया मिडगार्ड, इंसानों की जीने की जगह। मिडगार्ड एक सुरक्षित बस्ती थी, केओस के बीच में एक केंद्र जहां से लाइफ इवॉल्व कर सके। ये क्रिएशन एक लीला नहीं, ये एक कुर्बानी थी, एक ब्रूटल रिचुअल जिसमें किसी का अंत हुआ ताकि कायनात का आरंभ हो सके। नॉर्स मिथोलॉजी हमें बताती है कि सृष्टि कभी शांत, ऑर्डरली या डिवाइन तरीके से नहीं होता। ये हमेशा वायलेंट होती है, रॉ होती है और सैक्रिफाइस के बिना अधूरी होती है। ओडिन और उसके भाइयों ने सिर्फ एक दुनिया नहीं बनाई, उन्होंने केओस के शब्द से एक कॉस्मोस बनाया जिसमें हर हिस्सा किसी या किसी चीज की अंतिम लीला का प्रमाण है। और इस प्रकार बना नॉर्स यूनिवर्स, एक जगह जहां रेल्म्स अलग अलग है पर इंटरकनेक्टेड, जहां गॉड्स, ह्यूमंस और जायंट्स एक दूसरे के विरुद्ध और साथ में जीते हैं, जहां मिडगार्ड सिर्फ एक जगह नहीं, एक लक्ष्य है, एक बैलेंस, जहां इंसान केओस के बीच में अपनी जगह ढूंढता है। और जब भी थंडर गूंजता है या ग्लेशियर्स हिलते हैं, ऐसा लगता है कि ymir की याद दिलाई जा रही हो। क्रिएशन यहां एक निर्माण नहीं, एक समर्पण था, एक कॉस्मिक कॉस्ट जिसका रंग है खून और आकार है संसार। जहां नॉर्स मिथोलॉजी में क्रिएशन होता है सैक्रिफाइस के जरिए और ग्रीक मिथोलॉजी में केओस से स्ट्रगल के बाद ऑर्डर आता है, इजिप्शियन मिथोलॉजी हमें ले जाती है एक और प्राचीन और सिंबॉलिक रेल्म में, एक जगह जहां स्पीच ही क्रिएशन बन जाती है और ऑर्डर एक डिवाइन फोर्स होती है। सब कुछ शुरू होता है नुन से, प्राइमोर्डियल वाटर्स। ना धरती थी, ना आकाश, ना रोशनी थी, ना अंधेरा, सिर्फ गहरी शांत और एंडलेस पानी, एक दुनिया की जिसमें समझा जा सकता था सिर्फ एज प्योर पोटेंशियल। और इसी नुन के समुद्र से एक दिव्य प्रकाश उभरता है, अटुम। वो ना मेल था ना फीमेल, वो एक सेल्फ क्रिएटेड बीइंग था, प्योर इंटेंशन, प्योर विल। अटुम ने किसी और की मदद के बिना अपने अस्तित्व से क्रिएशन की शुरुआत की। उसने अपने थॉट्स और बॉडीली एसेंस के जरिए जन्म दिया पहले देवताओं को। ये दोनों फर्स्ट प्रिंसिपल्स थे, हवा और नमी, जिनकी मिलन से बैलेंस और मूवमेंट शुरू हुआ। शुर और टेफनुट के यूनियन से आए नुट या स्काई और गेब या अर्थ। नुट एक स्टार फिल्ड आर्च थी जो ऊपर झुक गई थी और गेब था जमीन पर लेटा हुआ जहां से जीवन निकलता। इन दोनों का मिलन था सेंसुअल और क्रिएटिव
और उनके संबंध से पैदा हुए सबसे प्रसिद्ध 4 देवता ओसाइरिस, आइसिस, सेथ और नेफ्टिस। हर एक देवता एक अलग एनर्जी का प्रतिबिंब था, लाइफ, मैजिक, केओस और प्रोटेक्शन। लेकिन अटुम का काम सिर्फ क्रिएशन का नहीं था, उसने एक और शक्ति को एस्टैब्लिश किया, मात। मात सिर्फ एक देवी नहीं थी, वो एक कॉन्सेप्ट थी, ट्रूथ, जस्टिस और कॉस्मिक ऑर्डर। जब अटुम ने यूनिवर्स बनाया, उसने केओस को भी रोका, उसने उससे बैलेंस किया और इस बैलेंस का नाम था मात। ये एक विशेष एस्पेक्ट है इजिप्शियन क्रिएशन मिथ का। यहां शब्द ही सबसे बड़ा शस्त्र था। अटुम ने देवताओं को बनाया अपने वर्ड से और वो मैजिकल थे। यहां क्रिएशन एक डिवाइन एक्ट नहीं था, इट वॉज स्पीच एज मैनिफेस्टेशन। जो बोला गया वो बन गया। वर्ड्स के जरिए वर्ल्ड का स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ। इजिप्शियन सोच कहती है कि सृष्टि एक बार नहीं हुई। हर रोज जब सूरज उभरता है तब रा, द सन गॉड, केओस के साथ एक नई लड़ाई लड़ता है। हर दिन ऑर्डर फिर से जीतता है। इसलिए क्रिएशन यहाँ एक ऑनगोइंग रिचुअल है, एक साइकिल जिसमें ट्रूथ और बैलेंस को लगातार बनाया रखना पड़ता है। और जब हम पुराने इजिप्शियन मंदिरों की दीवारों पर उन हायरोग्लिफिक्स को देखते हैं तो वो सिर्फ लेख नहीं होते, वो लिविंग वर्ड्स होते हैं। उसमें वही शक्ति होती है जो अटुम ने की थी जब यूनिवर्स का पहला हिस्सा बोला गया। इजिप्शियन मिथोलॉजी हमें बताती है क्रिएशन एक प्रेयर है, एक केयरफुली क्राफ्टेड सेंटेंस, एक मंत्र जिसे गलत तरीके से बोला गया तो वो तोड़ भी सकता है और सही तरीके से बोला गया तो वो दुनिया रचा भी सकता है। जहां इजिप्शियन मिथोलॉजी में सृष्टि शब्द से होती है और नॉर्स मिथोलॉजी में विनाश से, चाइनीज मिथोलॉजी हमें एक और दृष्टिकोण देती है, एक कहानी जो बैलेंस, सेपरेशन और हार्मनी की बात करता है। यहां क्रिएशन ना तो एक फाइट थी ना एक डिवाइन कमांड, यहां क्रिएशन थी एक अवेकनिंग। सब कुछ शुरू होता है वापस एक कॉस्मिक एग से, एक अंधेरा शांत अंडा जिसमें सब कुछ छुपा था, स्काई, अर्थ, टाइम, एनर्जी और जीवन। इस अंडे के अंदर सो रहा था एक महाशक्तिशाली बीइंग, पांगू। वो ना इंसान था ना देवता, वो खुद एक एम्बॉडीमेंट ऑफ पोटेंशियल था। लगभग 18,000 ईयर्स तक वो सोया रहा और जब जागता है उसकी सांस यूनिवर्स के साइलेंस को तोड़ती है। उसके हाथ में होती है एक एक्स और पहला काम जो वो करता है वो कॉस्मिक एग को तोड़ता है। जैसे ही वो तोड़ता है अंदर के एलिमेंट्स 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। जो हल्का था वो ऊपर उठता है, वो बन गया हेवन। जो भारी था वो नीचे गिरता है, वो बन गया अर्थ। और ताकि ये दोनों वापस एक ना हो जाए, पंगु हर दिन अपनी हाइट बढ़ाता गया। उसने 18,000 ईयर्स तक हेवन और अर्थ के बीच डिस्टेंस बनाया रखा, अपने शरीर एक ब्रिज बनाकर, एक एंकर बनाकर, जो 2 रेल्म्स को अलग अलग लेकिन स्टेबल रखता था। और जब उसकी यात्रा समाप्त होती है, जब वो अंत में गिरता है, तब वो यूनिवर्स को छोड़ के नहीं जाता। उसका शरीर बन जाता है प्रकृति का हिस्सा, उसकी आंखें बन जाती है सूर्य और चंद्र, सन एंड मून, उसकी सांस बन जाती है हवा, उसकी आवाज बन जाती है बिजली का गिरजना, उसका खून बनकर बहती है नदियां और उसकी हड्डियां धरती के पहाड़ों में बदल जाती है। पंगु के बाल और मसल्स जंगल और जमीन बन जाते हैं और उसका पसीना गिरकर बारिश बन जाता है। Every part of him dissolves into the very fabric of the world. क्रिएशन यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं बल्कि नेचुरल एवोल्यूशन। ये कहानी एक और कॉन्सेप्ट को भी दर्शाती है, यिन और यांग का बैलेंस, हेवन और अर्थ, लाइट और डार्क, मोशन और स्टिलनेस। हर चीज एक दूसरे के ऑपोजिट होने के बावजूद एक दूसरे को कंप्लीट करती है। पंगु का काम था उन्हें अलग करना ताकि यूनिवर्स में हार्मनी हो, और उसके बाद इंसानों का काम था उस हार्मनी को बनाए रखना। चाइनीज मिथोलॉजी क्रिएशन को एक फाइट या एक्सीडेंट के रूप में नहीं देखती। यहाँ सृष्टि होती है सेपरेशन के जरिए, ऑर्डर के जरिए। एक अंडा था जिसमें सब कुछ मिला हुआ था और तभी तक कुछ नहीं था।
जब तक उस अंडे का तोड़ना, उसका अलग होना और फिर हर एलिमेंट का अपनी जगह पाना नहीं हुआ, तब तक यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और इसलिए पंगु सिर्फ एक हीरो नहीं था, वो था एक ब्रिज केओस और कॉस्मोस के बीच। उसका शरीर दुनिया बना, लेकिन उसका कर्म एक मैसेज था, बैलेंस बनाओ, सेपरेशन को समझो और क्रिएशन को संभाल के रखो। जहां कुछ मिथोलॉजीज में क्रिएशन एक फाइट से होती है और कुछ में डिवाइन प्लानिंग, कॉन्गो मिथोलॉजी हमें एक कहानी बताता है जो सबसे अलग है, थोड़ी अजीब, थोड़ी पोएटिक, लेकिन दिल से बिल्कुल सच। यहां यूनिवर्स बनाया गया किसी के बैटल से नहीं, एक स्टमक पेन से। बुम्बा एक पावरफुल क्रिएटर गॉड था सबसे पहले। सब कुछ शांत था, खाली था, सिर्फ एक वास्ट वाइटनेस थी, ना धरती थी, ना आकाश, ना प्रकृति, सिर्फ बुम्बा और एक सुकून भरी शून्य था। लेकिन एक दिन बुम्बा को हुआ टेरिबल स्टमक पेन, एक ऐसा दर्द जो ना वो समझ पाया ना रोक पाया, और फिर उसने उल्टी कर दी। लेकिन जो कुछ उसके पेट से बाहर आता है वो सिर्फ कचरा नहीं था, वो क्रिएशन होती है। सबसे पहले निकलता है सूरज, एक ब्लेजिंग ऑर्ब जो पूरी वाइटनेस में रोशनी भर देता है। उस रोशनी से बन जाती है जिंदगी की पहली संभावना। फिर आता है चांद और उसके बाद तारे जो रात को रोशन करते हैं। बुम्बा के दर्द से ही आकाश अपना चेहरा पाता है, लेकिन कहानी यहां नहीं रुकती। अगले झटके में बुम्बा से निकलते हैं एनिमल्स, लेपर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, ईगल और हर तरह के जीव जो धरती को मूवमेंट और साउंड देते हैं। पहाड़ों और नदियों के बीच में सब जीव फैल जाते हैं, एक एक करके दुनिया को रंग देते हैं। और फिर बुम्बा से निकलते हैं ह्यूमंस। हाँ, ह्यूमंस भी उसी डिवाइन नॉजिया का हिस्सा है, वॉमिटेड इनटू एग्जिस्टेंस। एक ऐसे मोमेंट में जब डिस्कम्फर्ट ने क्रिएशन का रूप लिया। बुम्बा के 3 पुत्रों ने भी एलिमेंट्स बनाए और इस प्रकार एक पूरी दुनिया उस पेन और रिलीज के एक्ट से उभर के सामने आई। ये कहानी शायद अजीब लगे, लेकिन उसमें गहरा सिंबलिज्म छुपा हुआ है। कॉन्गो मिथोलॉजी कहती है कि कभी कभी क्रिएशन कंफर्ट से नहीं, डिस्कम्फर्ट से आती है। जब चीजें अंदर से हिल जाती है तब कुछ नया जन्म लेता है। बुम्बा ने क्रिएशन किया बाय लिटरली लेटिंग गो, और उस लेटिंग गो ने सब कुछ बना दिया जिसमें हम जीते हैं। ये एक कॉस्मिक मेटाफोर है कि कभी कभी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें अंदर का दर्द एक्सेप्ट करना पड़ता है। केओस या पेन भी सेक्रेड होता है अगर उससे हम कुछ मीनिंगफुल बना पाए। बुम्बा ने किसी इंसान पर राज नहीं किया, उसने सब कुछ बनाकर दुनिया को छोड़ा ताकि जीव अपनी जर्नी खुद तय कर सके। क्रिएशन यहां एक अथॉरिटी का एक्ट नहीं था, इट वॉज अ रिलीज, अ सरेंडर टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों, हमने देखा कि दुनिया का जन्म अलग अलग नजरों से कैसे होता है। कभी एक डिवाइन डांस से जहां गैलेक्सीज रिदम में घूमती हैं, कभी एक क्योटिक रिबेलियन से जहां हर नई जनरेशन एक नया ऑर्डर बनाती है, कभी एक कॉस्मिक सैक्रिफाइस के रूप में जहां शरीर से प्रकृति बन जाती है, और कभी शब्दों के जादू से जहां एक अक्षर ही संसार को जीवन देता है। कहीं एक एग टूटकर यूनिवर्स बनता है, कहीं एक गॉड का पेन बन जाता है जन्म का रीजन, कहीं फायर और आइस मिल के जीवन को जन्म देते हैं, और कहीं मेज एक सिंपल अनाज बन जाता है ह्यूमन स्पिरिट का बेस। पर एक बात सभी कहानियों में कॉमन थी, क्रिएशन कभी सिंपल नहीं था, ना वो आसान था, ना बिना संघर्ष से आया। हर जगह, चाहे देवता हो या जायंट, स्काई हो या सी, सब कुछ किसी ना किसी टेंशन, पेन या ट्रांसफॉर्मेशन का नतीजा था। क्रिएशन इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग, इट्स अबाउट बिकमिंग समथिंग न्यू, बिकमिंग समथिंग मोर। और हर कल्चर ने अपनी इमेजिनेशन के जरिए ये सच एक्सप्रेस किया है कि चाहे टूल्स अलग हो, पर क्वेश्चंस वही हैं। हम कहां से आए, किसने हमें बनाया और क्यों बनाया? ये क्वेश्चंस हर युग में पूछे गए हैं और उनके जवाब कहानियों के रूप में, मिथ के रूप में जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहे हैं, एक डीप यर्निंग के साथ, समझने के लिए,
जोड़ने के लिए और याद रखने के लिए। तो आज जब तुम आसमान में तारे देखो या रिवर के पास बैठो या किसी अंधेरे में रोशनी की तलाश करो, शायद तुम किसी प्राचीन कहानी का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, कहानियां जी जाती है।